तो एक्साइज इंस्पेक्टर क्या करते थे? तो एक्साइज इंस्पेक्टर एक्साइज ड्यूटी लगाते थे। तो एक्साइज ड्यूटी होता क्या है? तो लिखो, प्रेजेंटली एक्साइज ड्यूटी इज नॉट वर्किंग इन इंडिया। उत्पाद शुल्क भारत में कार्य नहीं कर रहा है। उत्पाद शुल्क भारत में कार्य नहीं कर रहा है। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी। यह वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाता था। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी। यह वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाता था। प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी, वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाता था। वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाता था। तो जब कोई वस्तु उत्पादित होती थी तो उसमें लगता था क्या बच्चों? एक्साइज ड्यूटी। नाउ इट इज मर्ज इनटू जीएसटी। अब इसे जीएसटी में मिला दिया गया। नाउ इट इज मर्ज इनटू जीएसटी। अब इसे जीएसटी में मिला दिया गया। जीएसटी में मिला दिया गया है, मर्ज कर दिया। नाउ इट इज मर्ज इनटू जीएसटी। अब इसे जीएसटी में मिला दिया गया है। अभी हम पढ़ाएंगे, एक नया टैक्स आया भारत में, जीएसटी टैक्स, तो उसमें मर्ज कर दिया गया। मोदी जी ने बोला है कि दिवाली से पहले जनता को हम कुछ गिफ्ट देंगे। तुम्हारा टैक्स तुम पे लगाएंगे और तुम ताली बजाओगे कि हाँ तुमने बहुत अच्छे से लगाया। तो ये कला हमारी नई सरकार के पास है। तुम्हारा फीस पढ़ा दें और तुम खुश हो रहो कि सर ने बहुत अच्छा काम कर दिया, अब सर अच्छे से पढ़ाएंगे। तो वही वाली मोदी सरकार है। पढ़ेंगे तो अभी देखेंगे। बहुत तुम जीएसटी इंस्पेक्टर यदि लग गए तो पुलिस की जो वैल्यू है आज के डेट में, 10 साल बाद उससे ज़्यादा वैल्यू जीएसटी इंस्पेक्टर की होनी है। हर चीज़ में जीएसटी इन्वॉल्व कर दिया गया। तो हमने कहा नाउ इट इज मर्ज इनटू जीएसटी। अभी से जीएसटी में मिला दिया गया। क्या अभी किसी चीज़ पर एक्साइज ड्यूटी लगता भी है? तो लिखो एक्सेप्शन, अपवाद। अपवाद। तो बताओ किस पे अभी भी एक्साइज लगता है? किस किस चीज़ पे? यस, लिखो एक्सेप्शन। एल्कोहलिक प्रोडक्ट, एल्कोहलिक उत्पाद, एल्कोहलिक प्रोडक्ट, एल्कोहलिक उत्पाद। एल्कोहलिक प्रोडक्ट समझते होगे ना? कुछ लोग तो महसूस भी करते होगे। नहीं? हाँ, नहीं करना है, गलत चीज़ है। दूसरा, टोबैको प्रोडक्ट, तंबाकू उत्पाद। टोबैको प्रोडक्ट, तंबाकू उत्पाद। तंबाकू उत्पाद का मतलब ही वही, सिगरेट, सिगार, गुटखा। तंबाकू एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है बच्चों जिस पे जीएसटी भी लगता है और एक्साइज भी लगता है। इसीलिए यदि तुम लोग सिगरेट पीते होगे, जैसे बड़ी गोल्ड फ्लेक कितने की है? 10 रुपए की बड़ी नहीं आती है, 12 रुपए के साथ छोटी आती है। 18 की छोटी और बड़ी वाली, इतना ही गैप है। नहीं, रेट जानना गलत नहीं है, मैं जानना चाह रहा हूँ। क्योंकि हम लोग के टाइम 8 रुपए या 10 या 12 की होती थी। हाँ, अभी कितने की है ये जानना चाह रहे हैं। 18 और किसी को नहीं पता है। ये दुकानें कैसे चलेंगे फिर? 20 की है बड़ी वाली और छोटी वाली 18 की। ठीक, छोटी वाली 10 की है। हम जो बातें हैं वो सीखो। जीएसटी से पहले तंबाकू उत्पाद थोड़ा सस्ता था। जीएसटी के बाद काफी तेजी से महंगा हुआ क्योंकि एक्साइज तो लग ही रहा था, जीएसटी और लग गया। तो एकमात्र प्रोडक्ट है भारत में जिसपे डबल लग रहा है, एक्साइज और जीएसटी दोनों।
और तीसरा लिख लो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम उत्पाद। इन तीन चीजों पर क्या लग रहा है बच्चों? एक्साइज है, वैट। हाँ ये चलो पूछ लिया तो अच्छी बात। पहले बच्चों एक्साइज लगता था, फिर इसकी जगह पे आया वैट, और फिर अब लग गया जीएसटी। एक लगता था सेल्स टैक्स, बिक्री कर, तो उसकी जगह पे क्या लग गया? वैट, बता रहा हूँ। और अब उसकी जगह क्या लग रहा है? जीएसटी। बस अंतर ये है कि एक्साइज की जगह पे लगता था स्टैनवेट, और सेल्स टैक्स की जगह लगता था स्टेट वेट। मतलब वैट दो लेवल पे लगा, सेंट्रल लेवल पर एक्साइज लगता था, तो इसकी जगह पर खत्म करके स्टैनवेट, सेंट्रल वेट लगाया गया। स्टेट लेवल पर सेल्स टैक्स लगता था, तो सेल्स टैक्स को खत्म करके स्टेट वेट लाया गया। अब ये क्या है, बच्चे ने पूछा है तो थोड़ा सीख भी लेते हैं क्या है। देखो वैट का फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स, डबल टी है, वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वर्धित कर। लिखना नहीं है, समझने के लिए, क्योंकि अभी खत्म हो चुका है। पहले खूब आता था क्वेश्चन इस पर। ये कहता है फ्रॉम प्रोडक्शन, उत्पादन से, फ्रॉम प्रोडक्शन, उत्पादन से, अप टू कंजप्शन, अप टू कंजप्शन, उपभोग तक। कहाँ बच्चों? उत्पादन से उपभोग तक होने वाले हर वैल्यू एडिशन पर लगने वाले टैक्स को ही क्या कहते हैं? वैट। जब कोई चीज वस्तु बन रही है तब से लेके जब जब वैल्यू ऐड होगा तब तब लगने वाला टैक्स वैट कहलाएगा। कैसे? मान लो ये पेन बनाना है हमें, तो हमने इसके लिए प्लास्टिक परचेज किया 4 रुपए का, और इस प्लास्टिक को एक शेप दिया, तो जब भी कोई काम करेंगे तो उसमें वैल्यू ऐड होगा नहीं होगा? होगा। तो 1 रुपये वैल्यू ऐड हो गया, तो इस 1 रुपये पे जो टैक्स लगेगा वही होगा वैट। ये कितना परसेंट? मान लेते 10%। 1 रुपये का 10% कितना हो गया? 0.10। कितने का हो गया? 5.10। अब इसको शेप देने के बाद इसमें नीब डाला गया, कैप बनाया गया, तो मान लो कॉस्ट आ गया 8 रुपये 10 पैसे। तो वैल्यू एड कितना हो गया बच्चों? 3 रुपये। इस 3 रुपये पे लगने वाले टैक्स को क्या कहेंगे हम? वैट। मान लेते 10% के रेट से, तो 3 रुपये का 10% कितना हो गया? 30 पैसे। तो आगे वस्तु कितने की जाएगी? 8 रुपये 40 पैसे। अब मान लो हमने इसमें इंक डाला कवरिंग की, और हमारा खर्चा आ गया 12 रुपये 40 पैसे। तो वैल्यू एड कितना हो गया? 4 रुपये। इस 4 रुपये पे जो टैक्स लगेगा वो क्या कहलाएगा? वैट। मान लो 10% के रेशियो से हमने लगाया, तो 4 रुपये का 10% 40 पैसा। तो ये आगे कितने की गई? 12 रुपये 80 पैसे में। अब
बनने के बाद होलसेलर को दिया गया, थोक व्यापारी को, कितने रुपए में? 15 रुपये 80 पैसे में। तो वैल्यू एड कितना हो गया? 3 रुपये। इस 3 रुपये पे लगने वाले टैक्स को ही क्या कहेंगे हम? वैट। किस रेट से? 10%। 3 रुपये का 10% कितना हुआ? 30 पैसे। तो आगे वस्तु कितने की जाएगी बच्चों? 16 रुपये 10 पैसे में। अब आगे गई है वस्तु 16 रुपये 10 पैसे में। अब थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी को दे रहा है 18 रुपये 10 पैसे में। तो वैल्यू एडिशन कितना? 2। 2 पे 10%, तो 20 पैसे। तो आगे वस्तु कितने में जाएगी? 18 रुपये 30 पैसे में। अब खुदरा व्यापारी हमें आपको देना चाहता है, मान लेते हैं 21 रुपये 30 पैसे में। तो वैल्यू एडिशन कितना? 3 रुपये। इस 3 रुपये पे जो टैक्स लगा क्या है? वैट। कितना हुआ? तो फाइनली हमें आपको कितने का मिलेगा? ये 21 रुपये 60 पैसे। ये पूरा का पूरा वैट है। जब जब बनेगा और जब जब वैल्यू ऐड होगा तब तब लगने वाला टैक्स वैट। वैट आने से पहले क्या होता था, जब कोई वस्तु बनती थी तो उस पर डायरेक्ट टैक्स लग जाता था। मान लो 21 रुपये की बनी और 10% मान लो टैक्स लग गया, तो 2 रुपये 10 पैसे टैक्स की चोरी हो जाती थी। मान लो यहाँ दिखाई नहीं गया, इसमें क्या हर लेवल पे एंट्री होगी तो टैक्स चोरी के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसमें कहानी क्या है कि जब भी कोई गुड्स बनती है तो उसके बनने पर बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर क्या लेता था? एक्साइज। और किसी भी वस्तु के सेल करने की जिम्मेदारी स्टेट की है। तो स्टेट इस पे क्या लेता था? सेल्स टैक्स, बिक्री कर। तो हमने कहा कि नहीं नहीं, अलग अलग मत लगाओ, एक साथ ही लगा लो, वैट लगाते चलो। जहां प्रोडक्शन तक वाला जो पैसा है तुम ले लेना, सेलिंग पे जो पैसा है तुम ले लेना। यानी ध्यान से देखो, वैट के आने से सेंट्रल लेवल पर एक टैक्स खत्म हो गया, कौन सा? एक्साइज। और स्टेट लेवल पे कौन सा खत्म हो गया? सेल्स टैक्स। इसके जगह पर हमने सेंट्रल वैट लगा दिया, सैनमेट बोलते हैं, और इसके जगह पर वैट बोलते हैं। तो जब वैट के आगे कुछ ना लिखा हो तो उसका मान के चलना है क्या मतलब है? स्टेट वैट। पहले डिटेल पढ़ाते थे, अब ये लग ही नहीं रहा है, तो इसलिए हमने इसको लिस्ट में से ही हटा दिया, कहीं लिखा ही नहीं हमने वैट। थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो घबराना नहीं, ये कभी लगता था, अब लगता ही नहीं है। अब सब कुछ क्या हो गया है? जीएसटी। तो हमने यहाँ तक बताया है। अगला टैक्स कौन सा है? अगला टैक्स लिस्ट में देखिए, बताइए। सर्विस टैक्स लिख डालिए। एक्साइज में कोई प्रश्न है आपका? नहीं। हाँ, शुरू से लग रहा है यार एक्साइज तो। वैट पहली बार किस राज्य में लगा था, ये क्वेश्चन तो बन सकता है, क्योंकि वो लगा था 2005 में। हैं? ईयर नहीं पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? कोई बात नहीं, बैठो बैठो। अभी जो फैक्ट मैं जीएसटी के लिए बताऊंगा वो सारा फैक्ट वैट के लिए सही होगा। जैसे जीएसटी का मॉडल किसने दिया, तो मैं बोलूंगा जर्मनी। फिर वही क्वेश्चन मैं पूछूंगा वैट का मॉडल किसने दिया, तो आप बोलोगे जर्मनी। लेकिन 1918 में दिया तो उस समय वर्ल्ड वार चल रहा था, तो जर्मनी लागू नहीं कर पाया। तो फिर वह वैट को लागू कौन किया, तो मैं बोलूंगा फ्रांस, 1954 में। फिर मैं उसी क्वेश्चन को बदल दूंगा कि जीएसटी को लागू किसने किया, तो आप बोलोगे फ्रांस। मैं बोलूंगा कब, तो आप बोलोगे 1954। भारत में वैट कब आया, जीएसटी कब आया? तो अभी कहानी खत्म नहीं हुई है।
आएगा ये सब कुछ। वैट अब आई लग ही नहीं रहा है, इसलिए मैं उस पर जिक्र नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो बात भी मैं जीएसटी के लिए पढ़ाऊंगा, सारी बात वैट के लिए काम करेगा। यही पूछ रहे थे या कुछ और पूछ रहे थे? अच्छा, तो जर्मनी आंसर बता रहे हो आप? नहीं। अब यार ये एक टफ टास्क हो जाएगा कि विश्व में सबसे पहले किस देश ने एक्साई लगाया, विश्व ने सबसे पहले इनकम टैक्स किसने लगाया, विश्व में सबसे पहले गिफ्ट टैक्स किसने लगाया। ना तो ये मेरे कैपेसिटी में है, और ना ये एसएससी के कैपेसिटी में, ना किसी एग्जाम के कैपेसिटी में। वो इंडिया में तो पूछ सकता है, लेकिन पूरे विश्व में किसने लगाया, मैं तो गूगल करके मैं तो लिखवा दूंगा। लेकिन ये मतलब हम अपने टॉपिक से भटक जाएंगे। मान लो ऐसा कोई आपके मन में आता हो, तो गूगल कर करके सारे टेक्स्ट का लिखना है। लेकिन वो नहीं लड़ाई खत्म होने वाली। जैसे मैं ये तो बता सकता हूँ कि दिल पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, लेकिन क्या इसमें नहीं पूछ सकता है किस स्पीड से चली थी? नहीं पूछ सकता है। नहीं पूछा अलग बात है, पूछ तो सकता है। ड्राइवर कौन था? नहीं पूछा है, लेकिन पूछ सकता है। कितने लोग बैठे थे? नहीं पूछा, लेकिन पूछ सकता है। तो वही वाला ये प्रश्न है कि क्या ये नहीं पूछ सकता है? पूछ तो कुछ भी सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता यार। तो कड़वी सच्चाई है। और हम 2009 से पढ़ा रहे हैं लगभग, अभी तक तो पूछा नहीं 16 साल में। और आगे पूछ लेगा तो प्लीज छोड़ना है ऐसे क्वेश्चन को। आप नहीं बोलोगे नहीं, आप बताओ, तो मुझे तो बस एक बार ये मिनिमाइज करना है, गूगल खोलना है, मैं लिखा दूंगा। तो कोशिश करो जितना बताएं, और जितना पीवाईक्यू दिए हैं वो पूछो। उसमें कोई दिक्कत हो तो करेंगे। नहीं तो इससे क्या हमारा कॉन्फिडेंस टूटता है कि 16 साल में हमें ये नहीं पता कि सबसे पहले किस देश ने लागू किया ये। और हम सोचे भी नहीं कि ऐसा, जैसे मान लो आगे चल के मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, जीडीपी, 6 घंटे पढ़ाऊंगा, आपको मजा आएगा, बढ़िया, सबको खुश। अचानक ये खड़े हुए बोले जी सिक्किम में कितना परसेंट जीडीपी है, सकता है, तो मेरा कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। मैं ये तो बता सकता हूँ हाईएस्ट जीडीपी इस समय महाराष्ट्र के पास चल रहा है, लोवेस्ट बिहार के पास चल रहा है। लेकिन अचानक इन्होंने बोला जी कर्नाटक का बताना, तो फिर मैं कॉन्फिडेंस खो दूंगा। तो ये इसका मुझे पता है नहीं यार जो पूछ रहे हो। लेकिन मेरा सजेशन ये भी है कि ऐसा आएगा नहीं। लेकिन हाँ ये इच्छा हो कि नहीं जी आप लिखवाओ, मैं लिखवा दूँ। अगला अगला कौन सा है? सर्विस टैक्स। लेकिन सर्विस टैक्स इज नॉट वर्किंग इन इंडिया। सेवा कर भारत में नहीं लगाया जा रहा। सर्विस टैक्स इज नॉट वर्किंग इन इंडिया। सेवा कर भारत में नहीं लगाया जा रहा है। इट इज मर्ज इनटू जीएसटी। इसे जीएसटी में मिला दिया गया। मर्ज इनटू जीएसटी, जीएसटी में मिला दिया गया। चलो अगला टैक्स कौन सा है? सारा हो गया। हट, मैंने 5, हाँ जब लग ही नहीं रहा तो क्या बताएं अब उस पे। सेंट्रल सेल्स टैक्स, केंद्रीय बिक्री कर। हाँ अब ये बोलो सर्विस टैक्स लगता किस पे था? तो जहाँ भी सर्विस लेते थे, कोचिंग में लग आते थे तो क्या लगता था? सर्विस टैक्स। रेस्टोरेंट में जाते थे तो क्या लगता था? सर्विस टैक्स। बस में यात्रा करते थे, सर्विस टैक्स। एडवर्टीजमेंट या कुछ भी ले रहे थे, सब सर्विस टैक्स के नाम से। टिकट बुक करा रहे थे ऑनलाइन, सर्विस टैक्स। शेयर मार्केट में ब्रोकर का यूज करते थे, सर्विस टैक्स। टेलीफोन लेते थे, सर्विस टैक्स। नाम बदल गया, जीएसटी हो गया, वही तो लिखवाया है। हाँ वेल्थ टैक्स बताए थे लास्ट क्लास में। हाँ
मैंने कहा था ब्रोकर को सर्विस टैक्स देते हैं, शेयर मार्केट में जो ब्रोकर होता है उसको सर्विस टैक्स, ये कहा। शेयर में जो प्रॉफिट कमाओगे उसमें कैपिटल गेन टैक्स दोगे, और यदि नहीं बेचोगे तो उसमें वेल्थ टैक्स देते थे। ऐप से ट्रांजैक्शन करोगे तो ट्रांजैक्शन टैक्स भी दोगे, तो शेयर मार्केट में भी कई तरीके के टैक्स दोगे, ये दिक्कत है। तो मैंने जो सर्विस चार्ज कहा, वो ब्रोकर का ब्रोकरेज, बेसिकली सर्विस टैक्स पहले पढ़ाते थे कि 1 अप्रैल 1994 को लागू किया गया पहली बार, 4 चीज़ों पे लागू हुआ। फिर वहाँ बुलाते थे कि ब्रोकरेज पे लागू हुआ, इंश्योरेंस पे लागू हुआ, टेलीफोन पे लागू हुआ, फिर बढ़ते बढ़ते ये 200 तक पहुँच गया था। ये कब पढ़ाते थे सब? जब जीएसटी नहीं आता था। अब जीएसटी ने क्या किया, सबको मिला के समुंदर बन गया। तो बस अब ये जानना है कि सर्विस टैक्स डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, सेंटर का स्टेट का। तो वो हमने एक लिस्ट बना दिया और थोड़ा थोड़ा उस पर काम का पॉइंट लिखा दे रहे हैं। तो हमने पूरी बात नहीं कही कि शेयर मार्केट में सर्विस टैक्स लगा, हमने शेयर मार्केट के शेयर ब्रोकरेज पे कहा है। हाँ, अगला, नहीं कस्टम ड्यूटी बोले हो, ये बोले हो सेंट्रल सेल्स टैक्स, केंद्रीय बिक्री कर। तुम तो यार सीरियस ले गए, हमने कहा प्रश्न पूछना शुरू करिए। तुम तो हर लाइन पे प्रश्न पूछने लगे। सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या होता है? तो लिखो, नाउ इट इज नॉट वर्किंग इन इंडिया। यह भी भारत में कार्य नहीं कर रहा है, नॉट वर्किंग इन इंडिया, यह भी भारत में कार्य नहीं कर रहा है। भारत में कार्य नहीं कर रहा है, इट इज मर्ज इनटू जीएसटी, या जीएसटी में मिला दिया गया, मर्ज इनटू जीएसटी, जीएसटी में मिला दिया गया। लेकिन ये हमें जानना चाहिए क्या होता था, तो कभी भी जीएसटी में ये एक बड़ा डिस्प्यूट बना हुआ था, तो थोड़ा समझो क्या होता था। अच्छा, ऐसा सुना है कि गाड़ी खरीदते हैं तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट पे मिलता है? ठीक है फिर, तो मान लो ये पेन खरीदा, हरियाणा में बनाया गया, और यूपी में कोई लेके जा रहा है, तो एफर्ट किसका है? हरियाणा का, और यूज कौन करने जा रहा है? यूपी। तो हरियाणा सरकार क्या कहेगी कि थोड़ा सा टैक्स दे दो। उनका कितना दे दे? इनका 4% दे दो टोटल प्राइस का। उनका 4% ज़्यादा नहीं ले रहे हो? उनका देखो, ले तो 8 भी सकते हैं, ले 4 रहे हैं। अच्छा, मतलब 8 भी ले सकते हो? बोला हाँ। बोला ठीक है, हम दे तो दे रहे हैं, लेकिन हमारे वहाँ से कोई सामान ले जाओगे तब तो हम पक्का 8 ही लगाएंगे। कहा अच्छा 8 लगा लोगे? बोला हाँ लगाना पड़ेगा। कहा ठीक है, ऐसा करो 16% दे दो, तुम 8 लगाना है, जो 32 लगाना है, जो मन करे लगा लेना। तो जब इनके वहाँ से कुछ लेके जा रहे हैं तो ये 32% लगा रहे हैं, इनके वहाँ से लेके जा रहे हैं 40% लगा रहे हैं। तो भारत में कई सारे भारत न बन जाए, इसके लिए सेंटर ने कहा कि हम डिसाइड करेंगे, तो इसलिए उसका नाम क्या बना? सेंट्रल सेल्स टैक्स। ले आप लेना, यूज आप कर लेना, लेकिन डिसाइड हम करेंगे। तो पहले जीके में एक फैक्ट आया करता था कि सेंटर का कौन सा टैक्स है जो पूरी तरीके से स्टेट लेगा और स्टेट ही यूज करेगा। समझ पाए थोड़ा बहुत? आप आपस में लड़ ना जाए, डिसाइड हम करेंगे कि 2%, 2% के रेट से लगता था जनरली, लोगे आप, यूज आप करोगे। तो एकमात्र सेंटर का टैक्स था जो सेंटर यूज नहीं करता था, तो खूब आता था जीके में प्रश्न। तो अब तो लग ही नहीं रहा है, तो लिख लो, इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसे केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता था। इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता था। बट, परंतु, केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता था।
बट परंतु कलेक्टेड एंड यूजेस बाय, परंतु इसका संग्रहण, कलेक्टेड एंड यूजेस बाय, इसका संग्रहण और उपयोग राज्य सरकार के द्वारा किया जाता था। कलेक्टेड एंड यूजेस बाय स्टेट गवर्नमेंट, संग्रहण और उपयोग राज्य सरकार के द्वारा किया जाता था। लगाता कौन था बच्चों? सेंटर। कलेक्ट और यूज कौन करता था? स्टेट। अब ये भी जीएसटी मिला दिया तो कोई टेंशन ही नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला टैक्स बताओ। कस्टम ड्यूटी, यस। सबसे ज़्यादा पैसा कमाना हो तो कस्टम इंस्पेक्टर बन जाओ। है राजकुमार? सैलरी ज़्यादा क्यों होगी जब सब सीजीएल के थ्रू लग रहे हैं? तो सेम होगी। क्या करता है कस्टम इंस्पेक्टर या सीमा शुल्क क्या है? ये एक ऐसा टैक्स है जो जीएसटी में नहीं मिलाया गया। तो लिखो कस्टम ड्यूटी implemented on export and import of commodity, यह निर्यात और आयात पर लगने वाला कर है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कमोडिटी, वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कमोडिटी, गुड्स, वस्तुओं के आयात निर्यात पर लगने वाला कर है। कमोडिटी, मोमोडिटी नहीं भाई। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे लगता है। जब आप कस्टम इंस्पेक्टर बनेंगे तो आप चेक करेंगे कि जो वस्तुएं आ रही हैं जा रही हैं वो क्वालिटी वाइज आ रही है जा रही हैं। ये 5% के कस्टम में आ रही हैं, 10% के। जैसे मान लो एक कंटेनर है, अब उस कंटेनर में ऊपर कुछ और रखा है, बीच में कुछ और रखा है, नीचे कुछ और, सबसे नीचे कुछ और। तो हो सकता है ऊपर वाली जो आइटम है उस पर 2% ही टैक्स हो, बीच वाले में 5 और नीचे वाले में 80% टैक्स हो। तो आपको चेक करना होगा, लेकिन आप चेक करने लगोगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। तो पहले से फिक्स है कि भाई हर कंटेनर पे 700 रुपये दे देंगे, दिन भर में 1 लाख कंटेनर जाएगा तो 7 करोड़ रुपये आ जाएगा। अब आप 20 इंस्पेक्टर ऑफिसर हो तो शाम को बढ़ जाएगा, और ऐसे डेली चलता रहेगा। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आपको पकड़ते भी रहना होगा ताकि देश को लगे कि हाँ कुछ हो रहा है, काम भी हो रहा है। सबसे खतरनाक डिपार्टमेंट, 4-5 साल नौकरी करेंगे फिर छोड़ के आप भाग जाएंगे। सीबीआई भी इन्हीं को पकड़ती है, वो भी सीजीएल के थ्रू ही लगते हैं। जितना आप कमाए होते हैं उससे ज़्यादा मांगते हैं सीबीआई वाले। मारते बहुत हैं। नहीं, सीबीआई वालों को ईडी पकड़ेगी, वो तो प्रोसेस है। क्यों लगाते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट? एक वर्ड होता है बच्चों, डंपिंग। हिंदी में कहते हैं पाटना। हरियाणी में पाटना का मतलब फट जाने से है ना, लेकिन ये हिंदी का पाटना है। यहाँ पाटना का मतलब है भरने से है, डंप करने से। तो कई बार क्या होता है, कोई देश दूसरे देश में अपने प्रोडक्ट को सस्ते रेट पे सेल करता है। तो जब कोई देश दूसरे देश में अपने प्रोडक्ट को सस्ते रेट पे सेल करता है तो इस प्रोसेस को हम डंपिंग कहते हैं। जैसे चाइना क्या कर रहा है, 3,000 की वस्तुओं को हमारे वहाँ 120 रुपये में बेच रहा है। आप देखो, दिवाली हम मनाएं, पटाखे चाइना से आए। होली हम मनाएंगे, कलर चाइना से आएगा। अभी 15 अगस्त हमने मनाया, झंडे कहाँ से आए? चाइना से। इंडिया में अभी चला था बाइकआउट चाइना,
तो उसका टी शर्ट किसने बनाया है? चाइना ने। क्योंकि चाइना को पता है कि करेंगे कुछ नहीं, तो क्यों ना हम इनके इमोशन का फायदा उठा लें। योगा डे कब मनाते हैं? जून में मनाते हैं ना, 21 जून को। तो इंडिया में लोग लड़ते हैं हिंदू मुस्लिम कि सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, वो कहता है कैसे नहीं करोगे, भारत माता की जय, मार देंगे। और चाइना क्या कर रहा होता है? चटाई बेच रहा होता है। तो वो विजनरी लोग हैं, लेकिन हमारे में ऐसे ड्रामा चल रहा होता है। तो चाइना ने क्या किया, सस्ते सस्ते प्रोडक्ट बेच करके मार्केट को कैप्चर कर लिया। दिवाली में बचपन में आपने वो किया है लाइट वाला काम, होल्डर, उसके ऊपर कवर, फिर लाइनिंग, फिर जोड़ के, और इन टाइम पे एक बल्ब फ्यूज, सीरीज ब्रेक, अंधेरा। पैसा भी बहुत लगता था, मेहनत भी बहुत लगता था, और 99 धोखा हो जाता था। चाइना ने क्या किया, 20 रुपए की लाइट दे दी। 20 रुपए का तुमको मिल रहा है, यानी होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से ट्रांसपोर्टेशन कमीशन कितना होगा, यानी मुश्किल से 2 से 3 रुपए में वो तुमको बेच दे रहा है, यानी उसका कॉस्ट कितना कम होगा। तो जो हमारी ट्रेडिशनल चीजें थी खत्म हो गई। वो जो तुम चाय का प्याला पी रहे हो ना, वो भी चाइना बना के भेज रहा है। जो नकली वाला अचार खा रहे हो, वो भी चाइना भेज रहा है। पापड़ खा रहे हो, चाइना भेज रहा है। कह रहा है तुमको जरूरत क्या है, तो सब देंगे। तो अब इसको रोकने का क्या तरीका है? एक तो तरीका है कि तुम खुद भी काम करो। तो भाई हमारे पास तो टाइम नहीं है, हमें तो रील बनाना है, विरोध करना है। तो क्या करें, इस पर टैक्स लगा देते हैं। कितने का? चाइना में बैन है रील, पता होना चाहिए। फेसबुक, यूट्यूब सब ड्रामा बंद है। खुद का है उनका, गूगल तक बंद है, बैन है। यहाँ जो मन कर रहा है सर्च कर ले रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो। चाइना में गोली मार देगा सीधे, बनाने वाले को भी और सर्विस प्रोवाइडर को भी। क्योंकि जब 17 साल के लौंडे को गलत चीज दिखाओगे तो वैसे ही सोच बनेगा। कितना रुपए का कमी गैप हो रहा है? 2880। तो 2880 पे क्या करना पड़ेगा हमें? इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देना होगा, तब जाके बराबर होगा। वो एक वर्ड नहीं आ रहा है, कह रहा है कि मैं ट्रम्प क्या लगाऊंगा, टैरिफ। तो टैरिफ यही तो है। होता क्या है भारत में, जब अमेरिका से कोई चीज आ रही है तो हम उस पर 200 300% टैक्स लगा रहे हैं। वो जो एप्पल मोबाइल है मेरा, ये इंडिया में 100 बताया था शायद, 1.5 लाख का था, और हमें 90 92 93 हज़ार का कुछ मिला था। अब फिर मुझे एक मोबाइल लेना है, तो मैं अभी आज रेट पता करा है, कितने का अंतर आ रहा है। तो लगभग 67 हज़ार रुपये का अंतर आ रहा है। मैं ठीक है मंगवाऊँ फिर। तो अब ये कह रहा है कि तुम हमें मूर्ख समझ रहे हो, हमारी चीज़ों पे तो टैक्स लगा दे रहे हो, और जब तुम कुछ हमारे वहाँ भेज रहे हो और चाह रहे हो कि हम टैक्स नहीं लगाएं, तो ये नहीं होगा। क्रॉस टैरिफ लगाऊंगा। यदि हमारे कार पर 200% लगाओगे, हम आपके कार पे 200% लगाएंगे। आप हमारे मोबाइल पे 70% लगाओ, हम आपके मोबाइल पे 70% लगाएंगे। हम कर नहीं यार, हम तो गरीब हैं, ऐसे नहीं कर सकते, तुम तानाशाही कर रहे हो। तो वो कहे अपनी जगह सही रहा है, लेकिन हम कह रहे नहीं नहीं ऐसे होता नहीं है, तुम गलत आदमी हो। तो वो लगा रहा है। तो उसी को टैरिफ कहते हैं। टैरिफ का मतलब होता है लिमिट। लिमिट दो तरीके से होता है, टैक्स रेट से हो सकता है और क्वांटिटी से हो सकता है। तो जनरली जो टैरिफ वर्ड यूज किया जाता है टैक्स रेट से, कि 200%, 250%, 125%। तो समझ पाए? तो यहाँ से एक कहानी तैयार हो गई कि क्या कस्टम ड्यूटी सभी चीजों के लिए सेम रेट से होगा? नहीं। जिस पर ज्यादा टैक्स की जरूरत है उस पर ज्यादा, जिस पे कम की जरूरत है उस पर कम। तो लिखो एक पॉइंट, जनरली, सामान्यतः, कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क, जनरली, सामान्यतः, कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क, इम्प्लीमेंटेड ऑन इंपोर्ट, सामान्यतः सीमा शुल्क आयात पर लगाया जाता है। जनरली कस्टम ड्यूटी इम्प्लीमेंटेड ऑन इंपोर्ट, सामान्यतः किस पे लगाते हैं बच्चों? आयात पर। एक्सपोर्ट पे नहीं लगाएंगे, एक्सपोर्ट पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा?
वस्तु विदेश में महंगी हो जाएगी, कोई हमारी वस्तु को खरीदेगा नहीं, तो हम जनरली इम्पोर्ट पे ही लगाते हैं। जैसे आप जानते होंगे जो डीटीएच है, डायरेक्ट टू होम छतरी जो लगती है, उसमें से एक इक्विपमेंट इंडिया में नहीं बनता है, सब विदेशों से आता है। तो जब भी चाइना और हमारा रिलेशन थोड़ा गड़बड़ होता है तो सबसे तेजी से महंगा होता है, क्योंकि हम इनोवेशन पे काम ही नहीं कर रहे हैं। हम जाति धर्म और पता नहीं किस 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 चीज पे उलझे हुए हैं। चाइना वालों में ये सब ड्रामा है नहीं, पता है ना, चाइना में 3 साल आर्मी ट्रेनिंग लेना कंपलसरी है सबको। बिना आर्मी ट्रेनिंग के चलेगा नहीं किसी का लाइफ। तो ये आर्मी ट्रेनिंग तो डिसिप्लिन, आप देखो ध्यान से, यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं है, तभी आपके जीवन में दुख हो रहा होगा। फिर हमने कहा कोई बात नहीं, 1 साल तक ये दुख को सहन कर लो, लाइफ आसान हो जाएगी। वो 3 साल लेना है, तो मेंटली वहाँ का नागरिक कितना मजबूत हो जाएगा, क्योंकि आर्मी ट्रेनिंग तो बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मांगता है। और यदि हम नागरिकों में भरने में सक्षम रहे तो बेहतर हो जाएगा। जैसे जो बच्चे अग्निवीर करके आ रहे हैं, जब वापस आ रहे हैं तो किसी काम के नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, सरकारी नौकरी चली गई इस बात का दुख है, अदरवाइज जो मेंटली फिजिकली बहुत फिट है। कई सिक्योरिटी कंपनी ने कहा कि हम आपको देंगे सैलरी उतनी ही जितनी भारत सरकार देती थी, आप हमारे वहाँ जाइए, लेकिन रहेंगे आप प्राइवेट। इस बात का अफसोस है, लेकिन है वो एक अच्छा डिसीजन। खैर, तो पहला पॉइंट हो गया कि लगता किस पे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, लेकिन जनरली सामान्यतः किस पे लगता है, ये इंपोर्ट पे। दूसरा पॉइंट है किस रेट से लगता है, तो ये तो फिक्स नहीं है, तो लिख लो, इट इज इम्प्लीमेंटेड एज डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट कमोडिटी। यह अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग दर से लगाया जाता है। इम्प्लीमेंटेड एज डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट कमोडिटी, अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग दर से लगाया जाता है। इम्प्लीमेंटेड एज डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट कमोडिटी, अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग दर से लगाया जाता है। डिफरेंट कमोडिटी, अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग दर से लगाया जाता है। तो अब मैं एग्जाम में तुमसे पूछूंगा कि डंपिंग किस मार्केट का मुद्दा है, नेशनल, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक। इंटरनेशनल। डंपिंग क्या हुआ, जब कोई देश किसी दूसरे देश में अपने प्रोडक्ट को सस्ते रेट पे उपलब्ध कराने लगे। पर्पस क्या होता है, चाइना में सस्ती वस्तुएं क्यों दे रहा है, हमारे लोगों की जरूरत पूरा करना चाहता है, मदद करना चाहता है गरीबों की, हमारे मार्केट को कैप्चर करना चाहता है। और सच्चाई है कि कैप्चर हो चुका है। शायद ही कोई डेली यूज की प्रोडक्ट हो जो चाइना से ना आता हो। ये डिजिटल बोर्ड चाइना का है, जिस बोर्ड पे बैठे हो इसका अप्लाई चाइना से है। तुम सोचो, वो हर चीज बनाएंगे हम सस्ते रेट पे। बहुत सारे लोग अमेजन पे चाइना से प्रोडक्ट खरीद के कई गुना हाई रेट पे बेच रहे हैं, क्योंकि चाइना क्रॉस इंजीनियरिंग पे काम कर रहा है कि आपने जो बनाए हैं, जैसे ये सोनी का यदि लिया जाए तो 8 से 9 लाख का पड़ेगा, और उसे अच्छी फैसिलिटी चाइना हमें 2-2.5 लाख का दे दे रहा है, सस्ता भी है, इजी टू रन भी है। तो ये हुआ है। खैर, हमें पढ़ाना भी, आपको एक सिस्टम सिखाऊंगा प्लानिंग चैप्टर में, कम्युनिज्म, साम्यवाद, तो चाइना के बारे में हम और ज़्यादा पढ़ेंगे। तो आपको अच्छा लगेगा कि यार इस तरीके से तो देश मजबूत हो सकता है। चलो, अगला टेस्ट। हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा कि किसी चीज़ को रोकने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप भी उसी रेट की वस्तु दे दो, या यदि दिक्कत कर रहा है तो उतना इंपोर्ट ड्यूटी लगा लो। तो कितने का गैप था, तो मैंने कहा 2880 का गैप था, तो उतना हमने इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। इस इंपोर्ट ड्यूटी को इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में क्या कहा जाएगा, एंटी डंपिंग चार्ज। इसी को ट्रम्प क्या कह रहा है, टैरिफ, कि हम तो टैरिफ लगाएंगे, आप हमारे वहाँ कोई चीज़ बेचोगे, बदमाशी करोगे तो और लगाएंगे, और नहीं मानोगे तो और लगाएंगे, एक एक हफ्ते का टाइम देता रहता है। ठीक है। आज, हाँ
हाँ, यस। पता चला कि हमारा चाय 10 रुपए का है, तुम 2 रुपए का बेच रहे हो, तो हम 8 रुपए का टैक्स लगा देंगे। नहीं, हमें क्या पता करना है, हम जितने का बेच रहे हैं उतने पे टैक्स लगाएंगे। जितनी ऑनलाइन बिजनेस आए, उन्होंने ऑफलाइन वालों को खत्म कर दिया। क्या लगता है जो होटल के मालिक हैं वो ज्यादा कमा रहे हैं, वो वाला कमा रहा है? वो पैसे तो होटल के मालिक के अकाउंट में नहीं आते हैं, वो एक अकाउंट में आते हैं, महीने के लास्ट में बैलेंस किया जाता है, कमीशन काटा जाता है, सर्विस चार्ज काटा जाता है, ज़्यादा बोलते हैं तो ग्रेड रेट कम करके नीचे दिखाया जाता है होटल को। टैक्सी आपकी, मैं ओला हूँ, मैं ज़्यादा कमाऊंगा, उबर हूँ, मैं कमाऊंगा। तो मीनिंग क्या है कि जब कोई बड़ी देश हो जाएगा तो दूसरे देश में ऐसे सस्ते रेट पे बेचने लगेगा, तो देश को अपनी सुरक्षा के लिए कुछ निर्णय लेने हैं। लेकिन अब चीज़ें ऐसी हो गई कि कोई देश कर ही नहीं सकता, क्योंकि डब्ल्यूटीओ का लॉ कहता है कि आप एंटी डंपिंग लगा नहीं सकते। तब लगा सकते हैं जब आपकी इकोनॉमी को ज़्यादा डैमेज हो रहा है। तो ये साबित करने के लिए कि आपकी इकोनॉमी को डैमेज हो रहा है, डब्ल्यूटीओ में वोटिंग होगा, और वोटिंग में 51% नहीं वोट चाहिए, कितना चाहिए? 100%। तो कभी किसी चीज़ में 100% वोट आएगा? नहीं, इम्पॉसिबल है। इसीलिए डब्ल्यूटीओ में कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। जितने शक्तिशाली देश हैं वो अपने हिसाब से रन कर रहे हैं। शक्तिशाली देश वर्ड मैंने यूज किया है, वो जो चाहे करेगा। मैंने कल ही कहा था कि अमेरिका को सर्दी होगी तो पूरे वर्ल्ड को जुकाम हो जाएगा। आप यदि अपने गांव के मजबूत व्यक्ति हैं तो आपके लिए नियम कानून मायने नहीं रखेंगे। एक बात दिमाग में हमेशा लाइफ में याद रखना, लड़ाई सही गलत के बीच में नहीं होती, कमजोर और मजबूत के बीच में होती है। सत्ता, लोग हमेशा मजबूत के साथ रहते हैं। जितनी युद्ध लड़े गए हैं विश्व में, सारी लड़ाइयाँ शक्ति के नाम पे हुई हैं। तो इसलिए हर देश, हर व्यक्ति, आप, मैं ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। आम आदमी इस गेम को नहीं समझता है तो आदर्श की बातें करते हैं। जैसे उस बच्चे ने कहा मैं करप्शन नहीं करूंगा, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कल जब पता चला कि उसकी बेटी की डेथ हो गई जो 1.5 साल की थी, तो मैंने पूछा क्या दिक्कत थी, तो कहा उसको कुछ डिसऑर्डर था, उस डिसऑर्डर में कई करोड़ लगने थे, मेरे पास नहीं था, तो हम नहीं बचा पाए। तो फिर ऐसे आदर्श का क्या फायदा? अब ये डिसाइड करना मुश्किल है कि वो सही है, हम गलत है, हम गलत है, वो सही है। तो हर किसी का अपना अपना एक फिलोसफी होता है। अमेरिका शक्ति के फिलोसफी पे काम कर रहा है, वो लागू करेगा। और कोई क्वेश्चन? नहीं। मैं इसीलिए तो आपसे कहता हूँ कि आप नहीं समझ पाते हैं कि पढ़ाई कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अम्बेडकर जी का कहानी पढ़ोगे तो देखोगे उनको घुसने नहीं दे रहे हैं, पानी नहीं पीने दे रहे हैं, आने जाने नहीं दे रहे हैं, स्कूल से बाहर भगा दे रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति क्या कर रहा है, बाहर निकलने के बाद भी पढ़ाई कर रहा है, पिटाने के बाद भी पढ़ाई कर रहा है, और पढ़ाई पढ़ाई करके भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री का लॉ मिनिस्टर बन जाता है और संविधान लिख देता है। यदि वो डर गए होते, नहीं लड़े होते, तो आज सिचुएशन अलग होता। इनकी सरकारों की औकात है कि तुम्हारा पेपर टाइम पे ना लें और ना हो अच्छे से, लेकिन उसके लिए तुमको कुछ बलिदान करना हो। कुछ पूछ रहे हो? नहीं। हो गया। अगला टैक्स बताओ। सेंटर के हो गए, अब स्टेट वाले एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला कौन सा है? सेल्स टैक्स खत्म हो गया, जीएसटी में मिल गया। सेल्स टैक्स क्या था? जब कुछ बेचते थे तो लगता था। अगला, वैट बता ही दिया। अगला, टोल टैक्स, इसको बाद में देखेंगे। अगला, स्टैम्प ड्यूटी। जब आप कमाओगे और प्रॉपर्टी खरीदोगे तो आप रजिस्ट्री कराओगे तो आपको स्टैम्प ड्यूटी देना हो। आप माता पिता के इच्छा के खिलाफ किसी और के साथ शादी विवाह करोगे तो आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, कोर्ट मैरिज, तो वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी देना हो।
जब आप किसी से कोई बिजनेस डील करोगे तो वहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी देना पड़े। जैसे नहीं, मैंने तुमसे शपथ पत्र लिखवाया हुआ है कि मैं टाइम पे आऊँगा, नहीं आऊँगा तो मुझे एक्शन लिया जाएगा, मैं दारू पीऊँगा तो मुझे फाइन लगा दिया जाएगा, मैं मोबाइल छिपाऊँगा तो मोबाइल तोड़ दिया जाएगा। तो उस पर तुमने सहमति दे दी और हम लीगली म्यूचुअली एक्सेप्ट हो गए। कल तुम कहो नहीं मैं तो पलट गया, मैं तो नहीं मानता, मैं तो नहीं दूंगा फाइन, तो फिर मैं कोर्ट में ले जाऊंगा। तो कोर्ट पूछेगी कि तुमने जो साइन किया था कि बिना देखे साइन कर दिया। कहा जी देखा लेकिन समझ नहीं पाया। तो ऐसे विवाद से बचने के लिए कोर्ट क्या करता है, पहले ही स्टैम्प ड्यूटी ले लेता है कि तुम पहले पैसा दो फिर बाद में बात करेंगे। तो ऐसे जो लीगली काम करते हैं उस पर जो लगता है उसको स्टैम्प ड्यूटी कहते हैं। अगला, ऑक्ट्रॉय, चुंगी कर, ये जानना है। हैं? कोई एक टैलेंटेड सा बच्चा था जो क्वेश्चन वोश्चन पूछता रहता था, कहाँ है आजकल? हो जाता था कई बार बीच बीच में। कहाँ है? नहीं नहीं, ये तो नहीं। तुम लोग समझ रहे हो मैं किसका पूछ रहा हूँ? नहीं समझ रहे हो? हैं? ये भी नहीं। वो राजकुमार था। कोई बात। चुंगी कर क्या होता है? तो लिखो फिर समझाते हैं। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाई लोकल गवर्नमेंट इन लोकल मार्केट। स्थानीय सरकार के द्वारा स्थानीय बाजार में लगने वाला कर। इम्प्लीमेंटेड बाय लोकल गवर्नमेंट इन लोकल मार्केट। स्थानीय सरकार के द्वारा स्थानीय बाजार में लगने वाला कर। नहीं, कई बार तुम सुनते होगे कि एमसीडी टैक्स लग रहा है, सब्जी मंडी में जा रहे हो तो कोई आदमी सब्जी वालों से पैसा वसूल के जा रहा है, कोई पुल पार कर रहे हो तो पैसा लग रहा है। तो वो जो टैक्स लगता है, कहीं ये गाड़ी पार्क करते हो तो पार्किंग चार्ज लगता है, वो सब इसी का पार्ट है। कि कोई छोटा मोटा मार्केट है उसको साफ सफाई मेंटेन करना है तो सरकार को पैसे की जरूरत है, तो सरकार टैक्स लेती है। सरकार खुद ले नहीं सकती तो इनके जैसे किसी आदमी को टेंडर दे देगी 80,000 रुपये में। अब इनको 80,000 से ज़्यादा कमाना है तो ये 10-12 बदमाश टाइप के लफंडा टाइप के लोग रख लेंगे, तो वो लड़ेंगे भी और पैसे भी वसूल करेंगे। यदि इनको प्रॉफिट हो गया, 80,000 ज़्यादा कमा लिए, तो अगले साल फिर टेंडर लेंगे। नहीं ले पाए तो कोई और लेगा। वो शराब वराब वाला नहीं सुनते हो, ठेका छूटता है, वो सब इसी का एग्जाम्पल है। ऑटो वाले से शराब के ठेके वाले, तो ये जो सरकार चार्ज करती है, तो लोकल मार्केट में जो जो छोटे छोटे टैक्स लग रहे हैं वो सब किसका एग्जाम्पल होगा? ऑक्ट्रॉय का। स्टेशन के बाहर भी, यस, कई जगह पे हो सकता है। जैसे तुम एग्जाम देने जाओगे तो तुम्हारा बैग रखने के लिए कोई 50 रुपया ले लेगा, तो वो भी यही है, बस वो अनऑफिशियली है। अगला बताओ। क्योंकि मैं पूछा किसी से, उनका लैब है, कि आप लोग कमाते कैसे हो? कहा जी बैग बैग रख के 12-13 हज़ार रुपये आता है। चाहे बाकी जगह 15 का 10 का मिलता है, हम 15 का बेचते हैं, क्योंकि हमारे दूर दूर तक कोई है नहीं वहाँ। जैसे भी मैं पटना जा रहा था तो नोएडा में कोई एयरपोर्ट शुरू हुआ है, क्या नाम है, गाजियाबाद में हिंडन, तो जेवर, यस ये। तो वहाँ चाय कितने का था? 250 रुपये का। नहीं नहीं, चाय था 150 का, समोसा था 250 का। अब मैं सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो मैं और डब्बीवाल सर थे और एक स्टाफ और था। मैं भाई इतना महंगा तो मैं नहीं खाऊंगा। कहे जी पूरे एयरपोर्ट पे यही एक है। तो मैंने जीवन में बहुत साल बाद पूरा समोसा खाया।
मैं कहा बहुत महंगा है। तो वहाँ इसी का एग्जाम्पल है कि किसी ने टेंडर ले लिया और वो अपने हिसाब से हाई रेट पे बेच रहा है। खैर, अगला कौन सा है? इंटरटेनमेंट। कई बार आप सिनेमा देखने जाते थे तो आप इंटरटेनमेंट टैक्स देते थे, अब जीएसटी देते हैं। कई बार आप सिनेमा ये पार्क में जाते थे तो इंटरटेनमेंट टैक्स देते थे, लाल किले के अंदर जाते हैं तो इंटरटेनमेंट टैक्स देते थे, अब जीएसटी देते हैं। तो जहाँ से आपको इंटरटेनमेंट मिल सकता था वहाँ लगने वाले चार्ज पर इंटरटेनमेंट टैक्स, अब जीएसटी टैक्स लगता है, यानी भी जीएसटी में मिला दिया है। और अगला एडवर्टीजमेंट, ये भी जीएसटी में मिला दिया गया। वो एडवर्टीजमेंट जो नेशनल लेवल पे आता था उस पे लगने वाला टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट यानी नेशनल न्यूज पे आ गया। अब बिहार ईटीवी पे आएगा तो उस पे आने वाला एडवर्टीजमेंट बिहार सरकार लेगी, लेकिन एनडीटीवी पे आएगा जो पूरे भारत में प्रसारित हो रहा है तो कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। रेलवे पे कोई ऐड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, बस के ऊपर कोई ऐड है तो स्टेट गवर्नमेंट, एफएम चैनल पे आ रहा तो स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल न्यूज रेडियो में जो आता है आकाशवाणी तो उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला लग्जरी टैक्स। कई बार क्या होता है आपके पास पैसा ज्यादा है, आपसे खर्च नहीं हो रहा है तो आपको खर्च करना पड़ेगा, तो उस पे हम क्या लगाएंगे? लग्जरी टैक्स। अब जो वो चाय है 150 रुपए का, वो लग्जरी टैक्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। यार तुम ऐसा क्या डाल रहे हो? देखा अमूल अमूल का ही दूध डाल रहा था। कई बार आप एसयूवी गाड़ी खरीदते हैं, 5 स्टार से 3 स्टार से ऊपर के होटलों में रहते हैं, तो उन सब पे क्या लगेगा? लग्जरी टैक्स। जो जीएसटी आपने सुना होगा, आगे पढ़ाऊंगा, 28%, वो जनरली ऐसी चीज़ों पे ही लगता है। एसी खरीद लिए तो लग्जरी टैक्स लग जाएगा, महंगा घड़ी खरीद लिए तो लग्जरी टैक्स लग जाएगा। तो जीएसटी का हाईएस्ट रेट, मोदी जी इसको खत्म करने वाले हैं। 28% को 18% पे लाने वाले हैं और 12% को भी शायद खत्म करके 18% पे लाने वाले। तो आम आदमी को तो दिक्कत और हो जाएगी, क्योंकि आम आदमी तो लग्जरी वाला खरीदता नहीं है। देखते हैं, अभी गेस कर रहे हैं सभी इकोनॉमिस्ट अपने अपने हिसाब से, तो मोदी जी कुछ अच्छा करेंगे ताकि बिहार का चुनाव जीत पाए। तो यहाँ जो कुछ होता है चुनाव के लिए होता है, जैसे हम टीचरों में जो कुछ होता है कोर्स बेचने के लिए, तो वैसे वहाँ चुनाव के लिए। नहीं, हम लोग नहीं करते। बैठ जाओ राजकुमार, बैठ जाओ। अगला टैक्स कौन सा है? अच्छा, सायरन बस्ती है ना, सीट में कुछ दिक्कत हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन टैक्स। चलो ठीक है, अगली क्लास किसकी?